Hey guys, welcome back. This is Vivek and you're watching Channel Explain. तो भाई चालू करते हैं। आज कर रहे हैं भाई बीए प्रोग्राम, चाहे आपका बीकॉम प्रोग्राम हो, दोनों के लिए ये जो सीरीज है ये कंपलसरी है, क्योंकि सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 आपके लिए एप्लीकेबल होगी ये वाली सीरीज, लेकिन केवल उनके लिए जिनका क्या होगा, मिल वाले सब्जेक्ट होगा। अगर आपके कंपलसरी वाले सब्जेक्ट है तो उनकी वीडियोस बाद में डाली जाएगी। अभी केवल इनकी वीडियोस बन रही हैं जो मिल वाले सब्जेक्ट हैं। इतना सिंपल, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, एक बुक हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, ये आ रही है दूसरा पार्ट जो है दूसरी बुक है, सिंपल है। हाँ जी, तो उसका आता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर है भाई 9वां। चैप्टर नंबर 8 का हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 9 से चालू हो रहा है दूसरी वाली बुक से। हाँ जी, जिसका नाम क्या है प्रोडक्शन। दो क्या, क्योंकि आपकी मिल वाली तो यहाँ पे दूसरी बुक चालू हो रही है। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन, सिंपल बात है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्शन के बारे में सीखना है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, सारी चीजें सीखनी है। तो चालू करते हैं भाई। सबसे पहले टॉपिक आता है भाई प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक यही आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है थोड़ी सी। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये रिलेशन दिखाता है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। आसान है, आप चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इट शोज द रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर, क्या कहते हो आप कहते हो, इट शोज द रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि ये फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का भी रिलेशन दिखाता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अगर आप चाहते हो डेफिनेशन लिखना तो डेफिनेशन कहां से मिल सकती है भाई, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनी हुई है, इस फॉर्मूले से, जो कि ये लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला है। मैं लॉन्ग टर्म वाले फॉर्मूले बता दूंगा, ये रहा फॉर्मूला लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से समझते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ये जो एफ दिख रहा है ना, ये फंक्शन है। Q मतलब होता है आउटपुट, तो कितना आउटपुट निकलेगा वो कैसे पता चलेगा, इस फंक्शन से। फंक्शन क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। ये जो K बार है भाई, इसको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर, और इसको बोलते हैं लेबर। लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा उसको शो करता है कौन, प्रोडक्शन फंक्शन। आसान है भाई। हाँ जी, तो बस छोटी सी डेफिनेशन थी, इट शोज द रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, या फिर आप लिख सकते हो इट शोज द रिलेशन बिटवीन फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट। आगे चालू करते हैं भाई। डिफरेंस आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। डिफरेंस, हाँ जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बस दो ही होते हैं गिनती के। पहला होता है वेरिएबल फैक्टर, दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन होते दो तरह के बस, या तो फिक्स्ड फैक्टर होगा या फिर वो होगा वेरिएबल फैक्टर। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो पहला आता है फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा आता है वेरिएबल फैक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में। फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं वो हर लेवल पे, आप चाहे कितना भी बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप छोटे लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, फिक्स्ड फैक्टर जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लैंड। लैंड मतलब जमीन। अगर आपने कोई जमीन ली, ठीक है भाई, तो जाहिर सी बात है उसका रेंट देना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप प्रोडक्शन छोटा कर रहे हो तब भी आपको रेंट उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन लार्ज लेवल पर कर रहे हो तब भी आपको उतना ही रेंट देना पड़ेगा। जैसे किसी ने कपड़े बेचने की दुकान खोली है, कपड़े बेचने की दुकान खोलने के लिए उसने एक कमरा लिया है, तो उसको रेंट तो देना ही पड़ेगा उस कमरे का, चाहे वो कपड़े बेचे चाहे वो कपड़े ना बेचे। सिंपल बात है, उसको रेंट देना जरूरी होता है। तो इसी वजह से ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि इस पे जो रिटर्न उसको देना पड़ता है वो फिक्स्ड रूप से देना पड़ता है। आसान है भाई। आगे तो ऐसे फैक्टर होते हैं फिक्स्ड फैक्टर, जो जिसकी पेमेंट लगातार जाती रहती है। अगला आता है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जो जल्दी से पेमेंट, मतलब अगर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो आप कम पेमेंट करते हो, अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो आप पेमेंट भी करते हो, ज्यादा करते हो। ये पेमेंट किसके लिए जाती है, ये पेमेंट जाती है, इसका एग्जांपल होता है लेबर। लेबर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो कि वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है हर बार। जैसे हाँ, मान लो दिवाली का सीजन नहीं है, अभी छुट्टियों का टाइम है, तो ज्यादातर लोग बंदे चीजें नहीं खरीदेंगे। हाँ जी, इस वजह से बिजनेस कम चलते हैं, तो इस वजह से लोग क्या होते हैं, बेरोजगार यहाँ पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को वहां पर हटा सकते हो आराम से, क्योंकि प्रोडक्शन आपको इतना ज्यादा कर नहीं रहा। आपको जब ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तब लोगों को ले आना, जब लोगों की जरूरत नहीं होगी तो फिर भाई हटा देंगे। सिंपल बात है। हाँ, इस वजह से लेबर क्या बन जाता है, वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब ये जो है लेबर जो है वो डिपेंड करता रहता है प्रोडक्शन कितना होना है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो लेबर की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर की भी कम जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या बनता है, लेबर वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर ऐसे फैक्टर है जिसपे जो रिटर्न होता है, यानी कि इनको जो पेमेंट करनी होती है वो चेंज होती रहती है प्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, आपको फिक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे छोटे लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो। आसान था भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है भाई शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन में पता है फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, पहली चीज लैंड। क्यों, क्योंकि लैंड पे, जमीन पे जितना भी रेंट देना होता है वो फिक्स रूप से देना पड़ता है। उसमें कोई ये नहीं होगा कि प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो लैंड कम दे दिया, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो रेंट ज्यादा दे दिया, ऐसा नहीं होता, वो फिक्स्ड होता है। इस वजह से क्या बन गया, फिक्स्ड फैक्टर। अगला कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो बिजनेस में एक बार लगाई जाती है, वो लॉन्ग मतलब कि शॉर्ट टर्म तक उतनी रहती है। जैसे मैंने पैसा लगा दिया बिजनेस में 10 लाख रुपए, अब ये तो है नहीं कि हर महीने में 10 लाख रुपए लगाता जाऊंगा बिजनेस के अंदर। तो कैपिटल जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए लगाई जाती है बिजनेस के अंदर, जिसपे जो हमें वो मिलता है, रिटर्न मिलता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोलते हैं।
वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। आगे चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो इंसान होता है जो बिजनेस करने का आइडिया लेके आता है, और जो बिजनेस करने का आइडिया लेके आता है वो अपना आइडिया क्या हर बार चेंज करता है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगले दिन आप मेरे को भिंडी बेचते हुए दिखोगे, मतलब सॉरी क्या मैं आपको भिंडी बेचते हुए दिखूंगा, या फिर मैं अगले मतलब परसों के दिन मैं नालियां साफ करते हुए दिखूंगा, नहीं भाई। तो जो आइडिया होता है बिजनेस करने का वो जल्दी से चेंज नहीं होता। इस वजह से जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन का आइडिया होता है, जो जिसके बदले में प्रॉफिट लेता है, वो क्या होता है भाई, फिक्स जाता है लॉन्ग टर्म के, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। आसान है। तो शॉर्ट टर्म पे ये फैक्टर्स होते हैं फिक्स, लेकिन वेरिएबल कौन सा फैक्टर होता है, केवल एक, जिसका नाम है लेबर। शॉर्ट टर्म में लेबर जो होता है वो वेरिएबल होता है। अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा तो आप लेबर ज्यादा लगाओगे, अगर प्रोडक्शन कम करना होगा तो लेबर क्या करोगे, कम लगाओगे। आसान है। लेकिन अगर बात करी जाए वहीं पे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता। लॉन्ग टर्म में लंबे समय में भाई, लंबे समय तक अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो वहां पे भाई कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। सारे फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, आराम से चेंज करने वाले होते हैं। लेकिन अगर बात करें वेरिएबल फैक्टर्स में, तो वेरिएबल फैक्टर्स में जो लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल। यानी कि ये जो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर भी है, ये लोग भी क्या बन जाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, फिक्स फैक्टर नहीं रहते। तो यानी कि फिक्स फैक्टर लॉन्ग टर्म में कोई सा भी नहीं होता, फिक्स फैक्टर शॉर्ट टर्म में बस ये 3 होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट टर्म में केवल एक होता है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत सारे होते हैं। आसान है भाई। हाँ जी, अगला टॉपिक चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में डिफरेंस। अब ये शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, जैसे अभी आप पे बात करी शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन करते हो छोटे टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस चालू किया, 1 साल में बंद हो गया, दूसरे साल में बंद हो गया, तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं भाई शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग रन मतलब कि अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया और आप सोच रहे हैं लंबे समय तक वो बिजनेस चलेगा, 50 साल चलेगा, 60 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, तो इस तरह के बिजनेस होते हैं लॉन्ग रन बिजनेस। सिंपल बात है। हाँ जी। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करी जाए, शॉर्ट टर्म में ना कुछ फैक्टर होते हैं फिक्स फैक्टर, और कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। कोई डाउट, लंबे समय में सारे के सारे फैक्टर क्या बन जाते हैं, वेरिएबल। क्यों, अगर मेरे को लंबे समय तक बिजनेस करना है तो फिर मैं, अगर मेरे को कोई चीज में दिक्कत लग रही है, जैसे मान लो लाइट में वो कम लग रही है, तो मैं लाइट में चेंज करूंगा, लाइट वाला खर्चा करूंगा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में, मेरे को पता है कि भाई मेरे को 2-3 वीडियो बनानी है, उसके बाद मेरे को यहाँ से जाना है, तो फिर क्या मैं लाइटों पे खर्चा करूंगा, क्या मैं पंखों पे खर्चा करूंगा, क्या मैं और ज्यादा फैसिलिटी बढ़ाऊंगा और ज्यादा क्या बोलते हैं मेहनत करूंगा यहाँ पे, नहीं। मेरे को पता है 6-7 महीने में मेरे को जाने वाला है, इस वजह से जितना भी निकल रहा है उतने पे काम करूंगा, मैं जल्दी से चीजों में चेंज नहीं करूंगा। इसलिए यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर भी होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता। आसान है भाई। हाँ जी। तो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे चलता है, देखिए ध्यान से। शुरुआत में जब आप प्रोडक्शन करना चालू करते हो, बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, आउटपुट बढ़ता है, तो शुरुआत में जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो, आउटपुट आपका बढ़ता जाता है। आसान है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप बिल्कुल उस अपने जितना भी आपने फैक्टर लगा रखे हैं, उन फैक्टर्स का मैक्सिमम यूज करते हो, यहाँ पे आ जाते हो। लेकिन फिर भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा नहीं, उसके बाद गिरेगा। क्यों, क्योंकि आपने फिक्स फैक्टर में आपने चेंज नहीं किया है। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, सोचो यहाँ पे मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और ट्यूशन में यहाँ पे हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, समझ में आया। शुरुआत में क्या हजारों बच्चे बैठे होंगे, नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठे होंगे। शुरुआत में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, मैं इसी तरीके से क्या बोलते हैं प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, यानी कि मैं बच्चों को क्या बोलते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता जाऊंगा, इस तरीके से प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब मैं अपने आप में चेंज नहीं करूंगा, अपने क्या बोलते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को तो मैं पढ़ा नहीं सकता ना। सोचिए एक कमरे में 50 बच्चे आ सकते हैं, 100 बच्चे आ सकते हैं, खाली उनको ही पढ़ा पाऊंगा, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा कमरा भर जाएगा। आसान भाई, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। इस वजह से मैक्सिमम के बाद प्रोडक्शन क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने अपने आप में चेंज नहीं किया। क्यों, इतने सारे बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे को चेंज करना चाहिए था, मेरे को टीचर चेंज करना चाहिए था। मैं अकेला पढ़ा रहा था पहले, फिर मेरे को अपने जैसा ही बिल्कुल हूबहू एक और लाके खड़ा करना चाहिए था, ताकि वो दूसरे को पढ़ाए, फिर वो तीसरे को पढ़ाए, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटर खोलने चाहिए थे। सिंपल बात है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं शॉर्ट टर्म के लिए आया था, अपने हिसाब से देख रहा था मैं खाली, तो प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म में क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। फिर अगर फिर भी मैं समझता नहीं हूं तो प्रोडक्शन 0 हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं पढ़ाने की सोचूंगा, क्या उस टाइम पे कोई आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 1 घंटे में के पीरियड में 1 घंटा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें से 50 मिनट 60 मिनट तो मैं खांसी कराऊंगा, या फिर दवाइयां ही पी रहूंगा, या फिर अपनी सेहत का ध्यान रख रहा, बाकी 10 मिनट आपको क्या पढ़ा पाऊंगा। आगे चले, बहुत अच्छा सर, इतना समझ गया। लेकिन अगर बात करी जाए लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, शुरुआत में जब हम मैक्सिमम पे आ जाते हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ता रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद प्रोडक्शन गिरने लग जाता है। शॉर्ट टर्म की तरह वो 0 नेगेटिव हो जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल, यानी कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं कोई नया टीचर लाके रख सकता हूँ लॉन्ग टर्म में, तो मैंने नया टीचर लाके रख दिया, जो बच्चे जा रहे थे ट्यूशन छोड़ के वो दोबारा जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पे नया टीचर आ चुका है पढ़ाने के लिए, तो फिर प्रोडक्शन फिर दोबारा बढ़ गया, फिर मैक्सिमम पे आएगा, फिर बच्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो मेरे को और नए टीचर लाने पड़ेंगे, इसलिए मैं चेंज करूंगा बार बार। तो प्रोडक्शन इस तरीके से क्या हुआ, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। सिंपल बात है। हाँ जी। तो शॉर्ट टर्म में मार्जिनल प्रोडक्शन ऐसे बनता है, और लॉन्ग टर्म में ऐसे बनता है मार्जिनल प्रोडक्शन। आसान है।
बढ़िया भाई, आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें ना तो यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल होता है। मैंने आपको ये बताया था वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर मेरे फ्रेंड्स। तो शॉर्ट टर्म में मैंने बताया था भाई, लॉन्ग मतलब शॉर्ट टर्म के क्या होता है, केवल लेबर ही क्या होता है, बस वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, केवल एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। सॉरी, शॉर्ट टर्म में केवल एक ही फैक्टर जो होता है वो वेरिएबल होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। आसान है। हाँ जी, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये देखो लॉन्ग टर्म की अगर बात करी जाए तो कोई भी फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, सारे के सारे क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। आसान है। हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म में सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होता है वो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर से कितना रिटर्न मिल पा रहा है उसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, जो कि अप्लाई होता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आसान है भाई। हाँ जी, तो ये डिफरेंस था लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, वेरिएबल फैक्टर में और फिक्स फैक्टर में, और यहाँ पे था फिजिकल आपका फंक्शन, मतलब सॉरी प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक खत्म हो गया। हाँ भाई, चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, यानी कि एक कारक के प्रतिफल का नियम। यानी कि शॉर्ट टर्म में जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, उसका टॉपिक है। हाँ जी, तो यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। और ये लॉ क्या कहता है, एज वी इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद फिक्स्ड फैक्टर, जैसे जैसे ना हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, किसके साथ, फिक्स्ड फैक्टर के साथ। देखो फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर हमेशा फिक्स रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। हाँ जी, केवल किसको बढ़ा सकते हैं हम बढ़ा सकते हैं केवल वेरिएबल फैक्टर को। तो जैसे जैसे हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, तो उस टाइम पे मैंने बताया था, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एमपी होता है, यहाँ पे ये एमपी है भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, देन बिकम जीरो, फाइनली बी नेगेटिव। यानी कि पहले बढ़ता है फिर गिरता है फिर जीरो होता है और फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली वो नेगेटिव हो जाता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, पहले पहले एमपी बढ़ता है फिर गिरता है फिर जीरो फिर नेगेटिव हो जाता है। चालू करें। हाँ जी, तो इसी नियम के हिसाब से हमने बनाया भाई फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर हमेशा फिक्स रहते हैं, मैंने बता दिया। अगर मैं एक मानता हूं तो एक एक, अगर मैं 10 मानूंगा तो 10 हो जाएंगे, ये कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, जैसी आपकी मर्जी वैसे मान सकते हो। तो जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, लेकिन वेरिएबल फैक्टर में चेंज हो सकता है। वेरिएबल फैक्टर क्या है, जैसे कि लेबर, मैं लेबर को चेंज कर रहा हूँ, सिंपल बात है। तो लेबर में चेंज हो सकता है तो मैं वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहा हूँ। आसान है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार चेंज कर दिया। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन देखो क्या होता है, क्या कह रहा है, एमपी पहले बढ़ता है। तो देखो पहले एमपी पहले 1 था फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया फिर 4 हो गया, यानी एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं प्रोडक्शन आपका क्या होता है, बढ़ता है। आसान है। हर कोई चाहता है ना भाई, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं हम वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाए, मतलब जैसे जैसे ज्यादा लेबर लगाऊंगा प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जाएगा। समझ में, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक जमीन है, जमीन पे खेती करवानी है, तो मैंने पहले एक मजदूर लगाया तो वो इतने पे प्रोडक्शन कर रहा है, मैंने दूसरा मजदूर लगाया तो इतने पे प्रोडक्शन कर रहा है, तीसरा मजदूर लगाया तो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, चौथा मजदूर लगाया तो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जमीन तो फिक्स हो गई ना, जमीन तो फिक्स फैक्टर है इसलिए वो फिक्स रहती है। अब क्या किया मैंने, ये सोचा कि ना जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ वैसे वैसे बढ़ता जाता है प्रोडक्शन। हाँ जी, तो मैंने सोचा क्यों ना 5वें लेबर लगाएं। 5वें लेबर के लिए जमीन है कहीं पे नहीं है, तो इस वजह से मैंने 5वें लेबर को लगा दिया 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 लड़ रहे हैं भाई, मेरी जमीन पे खेती क्यों कर रहा है और 2 कह रहा है मेरी जमीन पे खेती क्यों कर रहा है। तो इस वजह से अब प्रोडक्शन कम हो रहा है और लड़ाई ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया, 4 से घट के मेरा 2 पे आ गया। ऐसा है, मैंने एक लेबर सोचा लेबर की कमी पड़ रही होगी, मैंने एक और लेबर लगा दिया भाई, मैंने 6ठा लेबर लगा दिया। तो 6ठे लेबर लगाने के बाद मेरा प्रोडक्शन 1 हो गया और घट गया क्योंकि लड़ने लग गए सारे के सारे। अब मैंने क्या कर दिया, 7वां प्रोडक्शन लगा दिया, मतलब 7वां लेबर लगा दिया। 7वें लेबर लगाने के बाद क्या हुआ, 7वें लेबर लगाने के बाद सबके सब क्या कर रहे हैं भाई, किसी का प्रोडक्शन करने में ध्यान ही नहीं है, सबके सब लड़ने में लगे हुए हैं। इस वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। मैंने सोचा भाई प्रोडक्शन की दिक्कत होगी, मैंने 8वां लेबर लगाया, तब तो अब इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई कि वो भाई एक खून खच्चा कर दे रहे हैं, मेरी जमीन में गड्ढा खोद दे रहे हैं, मेरी जमीन बर्बाद कर दे रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए प्रोडक्शन में क्या हो गया, माइनस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो प्रोडक्शन शुरुआत में क्या होता है, बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन गिरता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव होता है। अगर आप फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हो और वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते जाते हो तो आसान है। हाँ जी, तो यानी कि इस हिसाब से इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमसी। कोई दिक्कत नहीं, 18% वाला एमसी नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्ट होता है भाई। तो एमसी का अगर डायग्राम बनाना तो एमसी कैसे बनता है, एमसी पहले बढ़ता है फिर गिरता है फिर 0 नेगेटिव, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। ये रहा आपका आउटपुट, ये होता है डायग्राम एमसी का। पहले एमसी बढ़ेगा फिर मैक्सिमम पे पहुंचेगा फिर ये गिरेगा फिर 0 फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। आसान है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। बात आती है टोटल प्रोडक्शन की। तो टोटल प्रोडक्शन क्या है, बस इसको जोड़ते जाओ एमपी को। तो 1 का 1, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 2 8, मतलब 10। एक सेकंड भाई, थोड़ी सी गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई। 10 और 2 12, 12 और 1 हो गया 13। ठीक है भाई, और 13 और 0 कितना हो गया 13, और 13 में से 2 गए, 13 में से 2 चले गए, कितना बच गया, ये हो गया
11। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग कहीं और चला जाता है फिर बीच में। तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया भाई, इस तरीके से हो रहा है। आसान है। अब अगर टोटल प्रोडक्शन का डायग्राम बनाना हो तो आपको दिख रहा है 1 3 6 मतलब लगातार टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बस एंड में क्या हो गया, गिर गया। आसान है। लेकिन सच बताऊं तो एक्चुअल में लगातार ये बढ़ नहीं रहा, ये बढ़ भी अलग अलग तरीके से रहा है। हाँ जी, अगर आप चाहते हो इसका बढ़ना देखना तो आपको सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट के टाइप्स यानी कि इंक्रीजिंग रेट किस किस तरीके के होते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग रेट, 3 तरह के इंक्रीजिंग रेट होता है। पहला होता है कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। पहला क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग यानी स्थिर दर से बढ़ना। वो कैसे, जैसे कि 5 10 15 20 यानी कितने कितने चेंज हो रहा है, पहले 5 था यानी 5 और बढ़ गया यानी 10 हो गया, 5 और बढ़ गया यानी 15 हो गया, 5 और बढ़ गया यानी 20 हो गया, यानी कि लगातार एक ही रेट से बढ़ रहा है, हर बार 5 5 का ही चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग रेट होते हैं उनमें डायग्राम ऐसा बनता है, बढ़ना यानी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग होता है। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है, 5 के बाद पहले हो गया 6 यानी कितना बड़ा 1, फिर उसके बाद 6 के बाद कितना हो गया, 6 के बाद हो गया 9 यानी कितना बड़ा 3, और 9 के बाद कितना हो गया 14 यानी कि कितना हो गया 5 बड़ा। आसान है। अब देखो ये तो बढ़ भी रहा है, मतलब ये भी बढ़ रहा है, और इसकी जो रेट है 1 3 5 वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। क्या बोलेंगे इसे, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। हाँ जी, और इसका डायग्राम कैसे बनेगा अगर आप बनाना चाहो तो, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट ये बनता है इस तरीके से। आसान है। ऐसा लगता है बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है यानी कि आसमान को छू देगा जाके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अगर आप अगला करना चाहोगे तो अगला देखो, पहले 5 था, अब कितना हो गया 10 यानी कितना बड़ा 5 बड़ा, उसके बाद 10 से 14 हो गया यानी कितना बड़ा 4 बड़ा, उसके बाद 14 से 17 हो गया यानी कितना बड़ा 3 बड़ा, यानी कि ये बढ़ तो रहा है 5 10 14 17, लेकिन रेट क्या हो रही है, रेट क्या हो रही है, गिरती जा रही है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और इसका डायग्राम बनाना है तो इसका डायग्राम कैसा बनता है, इसका डायग्राम बनता है ऐसा, यानी कि सॉरी ये गिरेगा नहीं, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में जाके गिर जाएगा। आसान है। ये बढ़ तो रहा है मगर ऐसा लगेगा आपको कि फ्यूचर में जाके वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, इसी वजह से उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। आसान है। हाँ जी, आप समझते हैं ध्यान से टीपी के बारे में। तो टीपी कैसा हो रहा है, पहले देखो 1 से 3 हुआ यानी कितना बड़ा 2, 3 से 6 हुआ यानी कितना बड़ा 3, 6 से 10 हुआ यानी कितना बड़ा 4, 4 के बाद क्या हो गया, अब फिलहाल ये देखो अभी शुरुआत में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है टीपी, और रेट भी क्या है 2 3 4 यानी बढ़ रही है, तो टीपी बनेगा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। आसान है। हाँ जी, एक बार और चलते हैं। 10 से क्या हो गया 12 यानी कितना हो गया 2, फिर 2 से कितना हो गया 13, 13 यानी कितना हो गया 1 बड़ा, फिर 13 से कितना हो गया 13 यानी कि 0 बड़ा। अब क्या हो रहा है, अब देखो रेट गिर रही है, यानी कि टीपी तो बढ़ रहा है 10 12 13, लेकिन रेट क्या हो रही है, वो गिर रही है, तो अब बढ़ेगा इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। आसान है भाई। हाँ जी, उसके बाद 13 13 सेम सेम है, यानी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट भाई, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया 13 के बाद गिर गया यानी 11 पे आ गया, यानी टीपी को गिरा दो। आसान है। ये रहा आपका टीपी का डायग्राम, यानी टीपी क्या होता है, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर ये पहुंचता है मैक्सिमम पर, और फिर उसके बाद फॉल कर जाता है यानी गिर जाता है। सिंपल है। हाँ जी, अब आपको इसी के रिलेशन में क्या बनाना हो, अगर एमपी बनाना हो तो एमपी कैसे बनेगा, देखो जहां जहां पे टीपी में चेंज हो रहा है वहीं पे आपको लगाना है डॉट्स, जैसे कि यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, बस। आसान है। जहां जहां पे टीपी में चेंज हुआ मैंने वहां पे डॉट्स लगा दिए। अब उससे क्या हुआ, आपको यहीं से लाइन देनी है। मैं मानता हूं आप जो वीडियो देख रहे हो आप लड़के भी हो सकते हो लड़की भी हो सकते हो, मैं बुरा नहीं कह रहा किसी को भी, मगर आपको भी लाइन देनी है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो लाइन दो यहाँ पे फटाफट से, लाइन दे दी। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको बनाना है नीचे एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने अभी भी बताया भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट शुरुआत में बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। यहाँ पे देख लो, पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम पे, फिर गिर रहा है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। तो मैं बढ़ा रहा हूँ शुरुआत में, देखो एमपी बढ़ा रहा हूँ मैं, ये बढ़ा 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 कहाँ तक बढ़ाया, इस लाइन तक। और जैसे किसी को भी लाइन मिलती है जिंदगी में, मतलब जिंदगी में भी नहीं, मतलब जिंदगी में भी और डायग्राम में भी, जैसे किसी को लाइन मिलती है बंदा गिरना चालू हो जाता है, ठीक है भाई। तो पहले बढ़ाया, फिर उसके बाद गिराना चालू, गिरेगा कहां तक, अब ये देखो यहां तक गिरा, अब देखो फिर दोबारा लाइन मिल गई इसे, और लाइन मिलते के साथ ही बंदा क्या हो गया, फिर दोबारा गिर गया तेजी से, नेगेटिव हो गया। आसान है। पहली बार लाइन मिली तो गिरना चालू, दूसरी बार लाइन मिली तो नेगेटिव ही हो गया पूरा, सिंपल बात है। आसान है, दो बार धोखे मिल गए इसे। हाँ जी, तो चालू करते हैं भाई। पहली चीज क्या होती है, एमपी बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे क्या बन गया, ये मैक्सिमम पॉइंट पर, और फिर उसके बाद गिर गया, फिर उसके बाद क्या पहुंचा जीरो, उसके बाद क्या हो गया नेगेटिव। कोई डाउट, आसान था भाई। हाँ जी, ये था टॉपिक टीपी और एमपी। अब पेपर में कई बार आ सकता है रिलेशन किस किस के बीच में, क्योंकि पेपर वाले को वही चीज इंटरेस्ट होती है। पेपर वाला पूछ सकता है रिलेशन किस किस के बीच में, एमपी और टीपी के बीच में। तो करना क्या है, आपको बताना है यहाँ पे रिलेशन, मैं लिख देता हूँ रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है टीपी और एमपी में। तो देखिए ध्यान से, जब टीपी
बढ़ता है कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। जब ये टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, मतलब पहली लाइन से पहले ही देखो टीपी कौन सी रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, तो उस टाइम पे एमपी कहां पे है, एमपी बढ़ रहा है, तब एमपी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा रिलेशन, जब टीपी बढ़ता है कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तब एमपी क्या होता है, एमपी गिरता है। तीसरा रिलेशन, जब टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तब एमपी कहां पे होता है, एमपी होता है 0 पे। देखो मैक्सिमम पे तब एमपी कहां पे है, 0 पे। हाँ जी, चौथा रिलेशन, जब टीपी गिरता है तब एमपी कहां पे होता है, एमपी होता है नेगेटिव। आसान है, जब टीपी गिर रहा है तब एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आसान है। इसके बाद में बहुत सारे रिलेशन है। फॉर एग्जांपल पांचवा रिलेशन आप लिखना चाहो तो टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एमपी। मैंने टीपी कैसे निकलवाया था, ये टीपी कैसे निकाला हमने, टीपी ये एमपी का जोड़ जोड़ के, यानी कि एक का एक, एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह चार 10, 10 और 2 12, इस तरीके से, यानी कि एमपी को जोड़ोगे तो टीपी आ जाएगा। और अगर आपको निकालना हो एमपी, तो एमपी के कितने तरीके हैं निकालने के लिए, 2 तरीके हैं। सिग्मा सॉरी एमपी कैसे निकलेगा, टीपीएन माइनस में टीपीएन माइनस 1, जैसे आपने टीयू और एमयू वाला चैप्टर करा था उसी तरीके से। और एक एमपी का दूसरा तरीका है डेल्टा टीपी अपन में डेल्टा क्यू। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सच बताऊं तो एमपी एक और तरीके से निकल सकता है, उसको करेंगे बाद में। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट? हाँ जी। अब पेपर वाला पता है इसके अलावा, अब पेपर वाला पता है इसके अलावा 2-3 टॉपिक और पूछ सकता है भाई। तो 2-3 टॉपिक और पूछ सकता है, वो क्या चीज है, कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, एक टॉपिक तो बन सकता है आपका एवरेज पूछेगा, वो निकालने के लिए आपको बताना पड़ेगा क्या बोलते हैं, एवरेज प्राइस, यानी कि एपी और एमपी में रिलेशन। वो क्या पूछ सकता है, एपी और एमपी में रिलेशन। अगर वो एपी और एमपी में रिलेशन पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने टेबल बता रखी है। एवरेज प्राइस किससे निकलता है, एपी का फॉर्मूला होता है भाई टीपी बटे में क्यू, या फिर एल भी बोल सकते हैं, एल मतलब लेबर। तो ये रहा भाई लेबर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर। तो आपको करना है टीपी बटे में एल, यानी कि 1 बटे में 1 कितना हो गया, 1, 3 बटे में 2 कितना हो गया, 1.5, 6 बटे में 3 कितना हो गया, 2, 10 बटे में 4 कितना हो गया, 2.5। तो इस तरीके से आप एवरेज प्राइस निकालोगे। हाँ जी, और अगर आपको रिलेशन बताना है तो रिलेशन क्या बनेगा, वो ये रहा रिलेशन। एमपी कैसा होता है, पहले आपको एमपी बनाना है। एमपी कैसा होता है, नीचे बनाया आपका भाई, पहले बढ़ रहा है फिर गिर रहा है फिर 0 फिर नेगेटिव। तो पहले बढ़ रहा है फिर गिर रहा है फिर 0 फिर नेगेटिव, ये रहा एमपी। और अब बनाना है आपको क्या, एपी, आपको बनाना है एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट बनाने के लिए कहां से चालू करूं, आपको दिख रहा होगा एवरेज प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में एमपी और एपी बराबर है, तो आपको यहीं से चालू करना है। ठीक है भाई, दोनों एक ही पॉइंट पे से। अब ये कहां से चालू करें, एपी एमपी के ऊपर से, यानी कि इस जगह से, या फिर अंदर से, नीचे से। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से कैसे चालू करें। अगले पॉइंट पे ही देख लो, एमपी कितना है 2, लेकिन एपी कितना आ गया 1.5, यानी कि एपी छोटा होता है एमपी से। तो आपको नीचे से चालू करना है, तो आप नीचे से लेके जाओगे, बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना स्टार्टिंग में 1, 1.5, 2, 2.5, 6, यानी कि ये क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और उसके बाद गिर गया वो। हाँ भाई, तो एपी आपको बढ़ाना है, फिर उसके बाद लाइन मिलते के साथ ही फिर दोबारा गिरा देना है, जैसे लाइन मिलेगी गिर जाएगी। आसान है भाई। हाँ जी, चालू करते हैं। तो आपको रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन कैसे लिखोगे, किस किस में, एपी और एमपी में। तो एपी और एमपी में रिलेशन कैसे लिखोगे, तो चालू करते हैं। पहला रिलेशन देखिए ध्यान से, जब एपी बढ़ता है तो स्टार्टिंग में दिख रहा है इस पॉइंट से पहले, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पहले एपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एपी बढ़ता है तब ऊपर कौन सी लाइन है, एमपी वाली या फिर एपी वाली, तो ऊपर एमपी वाली लाइन है, यानी कि एमपी ज्यादा होता है किससे, एपी से। दूसरा रिलेशन, जब एपी होता है अपने मैक्सिमम पॉइंट पर, देख रहा है एपी सबसे ज्यादा कहां पे है, इसी पॉइंट पे ज्यादा है, तो वहां पे एपी बराबर होता है एमपी के। लास्ट और आखिरी तीसरा रिलेशन, जब एपी क्या हो रहा होता है, गिर रहा होता है, जब एपी गिर रहा होता है तब एमपी जो होता है वो कम होता है किससे, एपी से। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, मैंने बता दिया एपी और एमपी का रिलेशन, और मैंने बता दिया लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। आसान था भाई, कोई डाउट? अगर कोई डाउट आ रहा है तो भाई नीचे कमेंट कर देना, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको वहीं पे रिप्लाई दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना। चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई जिसका नाम है आइसोक्वांट। अब ये आइसोक्वांट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आईसी कर्व, जो मैंने करवाया था भाई इंडिफरेंस कर्व, इससे पहले वाले चैप्टर में ही था इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी, तो बिल्कुल उसी की तरह है, सेम टू सेम, बस वो कंज्यूमर के ऊपर था, ये है प्रोड्यूसर के ऊपर। तो चालू करते हैं। आइसोक्वांट क्या होता है, बिल्कुल वही डेफिनेशन है भाई। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू, वहां पे था गुड्स, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहाँ पे है इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर will provide same level of output to its producer, यानी कि इट्स, ये जो होता है आइसोक्वांट, ये दो फैक्टर्स को दिखाता है, दो फैक्टर्स को दिखाता है। ये रहा फिक्स्ड फैक्टर और ये रहा वेरिएबल फैक्टर। ये कौन सा है, वेरिएबल फैक्टर, और ये कौन सा है, फिक्स्ड फैक्टर।
तो भाई ये दो फैक्टर्स को दिखाता है जो अपने आउटपुट को, अपने प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है मान लो, और यहाँ पे हर लेवल पे आपको ना सेम आउटपुट मिलता है, चाहे आप कितने भी प्रोडक्शन कर लो सेम आउटपुट मिलेगा दोनों जगह पे। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आप कितने भी फैक्टर लगा लो, कितने भी लेवल लगा लो, इस आईएसओ क्वांट पे आपको प्रोडक्शन क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी फीचर ही कुछ ऐसी है। इसकी फीचर क्या कहती है? इसकी फीचर ये रही भाई, प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी जो टेबल है बिल्कुल वैसी वाली है जैसे आपने आईसी कर्व में पढ़ी थी। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 1 है, सिंपल बात है। अब मेरे को एक चीज है, मतलब एक लेवल बढ़ाना है तो मेरे को 4 वो क्या करना पड़े, मतलब 5 क्या करने पड़े, फिक्स फैक्टर को हटाना पड़ा। फिर मैं एक लेवल और बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे को 4 फिक्स फैक्टर को हटाना पड़ा। बिल्कुल सेम उस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गिरते जाती हैं ये सब चीजें, और यहाँ पे ये चीजें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आईसी कर्व वाला ही टॉपिक है भाई, बस यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, प्रोड्यूसर आ जाएगा कंज्यूमर की जगह पे। सिंपल। फीचर भी वही है उसी की तरह। तो फीचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है आईएसओ क्वांट की, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहली प्रॉपर्टीज जो उसकी भी थी प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसे ही इसकी भी है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसर हैव टू डिक्रीज इन अनदर, यानी कि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर को दूसरी चीज का प्रोडक्शन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। आसान है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इतना प्रोडक्शन इसका, इतना प्रोडक्शन इसका, और इसके यहाँ पे इतना प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन, यानी एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो इस चीज का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसी वजह से मतलब जो आईएसओ क्वांट है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगला पॉइंट आता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आपने भी आईसी कर्व में भी पढ़ा था, यही पॉइंट था, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बिल्कुल उसी की तरह चैप्टर है, मतलब बिल्कुल उसी की तरह टॉपिक है। तो आईएसओ क्वांट क्या होता है, ये होता है मतलब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू एमआरटीएस, यानी कि देखो बस ये थोड़ा सा फर्क है, वो कंज्यूमर के ऊपर था, इस वजह से वहां पे आता है ड्यू टू एमआरटी, सॉरी वहां पे आता है ड्यू टू एमआरएस। क्या आता है वहां पे, ड्यू टू एमआरएस वहां पे आता है। कंज्यूमर वाले में इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है भाई एमआरटीएस। एमआरटीएस में होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको टेक्निक को अपना क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, अपनी जो टेक्निक है उसको चेंज करना है, उसको सुधारना है। सिंपल बात है। हाँ जी, डेफिनेशन भी बिल्कुल उसी तरह रहने वाली है। लेकिन अच्छा भाई, ये जो आईएसओ क्वांट में एमआर क्या बोला मैंने, एमआरटीएस, अब ये एमआरटीएस होता क्या है, ये स्लोप होता है। ऐसे ही जैसे वहां पे एमआरएस था ना, किसका स्लोप था, आईसी का स्लोप। एमआरटी था, जैसे कि एमआरटी किसका स्लोप था, पीपीसी का स्लोप, वैसे ही एमआरटीएस होता है किसका स्लोप, आईसी क्वांट का स्लोप। आसान है भाई। हाँ जी, एमआरटीएस होता है आईसी क्वांट का स्लोप। अब जैसे एमआरएस कैसे निकलता है आपका, एमआरएस निकलता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है गुड वाई और यहाँ पे लिखा होता है गुड एक्स। आसान है भाई। हाँ जी, पीपीसी भी कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पे गुड वाई होता है, यहाँ पे गुड एक्स होता है। लेकिन अगर बात करें एमआरटीएस की, तो एमआरटीएस ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स फैक्टर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा फिक्स फैक्टर बटे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वेरिएबल फैक्टर। आसान है भाई। हाँ जी, तो इसी तरीके से एमआरटीएस का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा के बार अपॉन में डेल्टा एस। आसान है, जो कि स्लोप होता है किसका, आईएसओ क्वांट का। अच्छा भाई, माइनस लगाना मत भूलना, क्या लगाना, माइनस लगाना, क्योंकि प्रोड्यूसर वाला चैप्टर फिर से आ गया, याद है पीपीसी वाला टॉपिक, पीपीसी वाले में भी सेम किया था, एमआरटी की तरीके से माइनस लगाया था, माइनस यहाँ भी लगेगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, अगला आता है हायर द आईसी क्वांट हायर विल बी सेटिस्फैक्शन, मतलब आउटपुट वो तो था पीपीसी वाले, मतलब आईसी कर्व वाले में हायर द आईसी कर्व हायर विल बी सेटिस्फैक्शन। वैसे ही इस तरीके से में भी जितना हायर होगा ना आईसो क्वांट, यानी कि जितना ऊपर आईसो क्वांट जाएगा उतना ही हायर क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमको। सिंपल बात है, जितना ऊंचा आईसी मतलब आईसो क्वांट बनेगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें। अच्छा, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है भाई। क्या फर्क है, वहां पे जो कंज्यूमर था वो अपनी सेटिस्फेक्शन गिन नहीं सकता था, इस वजह से कितना आउटपुट मिल रहा है वो पता नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे आप गिन सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 100 आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे 200 आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे 300 आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, हम काउंट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन डबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा। आसान था भाई। इसके बाद चालू करते हैं, अगला आता है 2 आईसी कर्व, मतलब 2 आईसो क्वांट, फिर से लिख दिया आईसो आईसी कर्व, 2 आईसो क्वांट, ठीक है भाई, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे वो वाला टॉपिक था वैसे ही ये वाला टॉपिक है। दो आईसो क्वांट होंगे, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेम वैसे ही था जैसे आपने आईसी कर्व पढ़ा है। अगर आपने आईसी कर्व वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वीडियो मतलब चैप्टर नंबर 7 होगा, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो भाई आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि आपको लॉ पढ़ना है रिटर्न्स टू स्केल का, जो कि बड़े लेवल पे अप्लाई होता है। इट शोज गिवन ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन देने के बाद
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन बताने के बाद प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हैं हम उसको शो करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आसान है, यानी कॉम्बिनेशंस आपको देने पड़ेंगे इनपुट और आउटपुट के, और उसके बाद यह बताएगा कि आउटपुट कितना बन सकता है। सिंपल बात है, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर और प्लस में वेरिएबल फैक्टर के आपको देने पड़ेंगे, क्या देने पड़ेंगे, आउट मतलब कि इनपुट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद ये बताता है कि आपका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा। सिंपल बात है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सिंपल बात है, और ये स्केल मतलब इस लॉ के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट कहता है भाई यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा पॉइंट कहता है डिक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा पॉइंट कहता है कांस्टेंट रिटर्न। कहा गया, हाँ भाई, पहला पॉइंट कहता है कांस्टेंट रिटर्न, दूसरा पॉइंट कहता है इंक्रीजिंग रिटर्न, और तीसरा पॉइंट बताता है डिक्रीजिंग रिटर्न। तो आपको पढ़ना है कि कांस्टेंट रिटर्न कब होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न कब होता है, और इंक्रीजिंग रिटर्न कब होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब लॉ के हिसाब से क्या कह रहा है कि ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू ए स्केल कांस्टेंट। यानी कि अगर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्टर यूज किया कैपिटल का और एक फैक्टर यूज किया लेबर का, मतलब फिक्स्ड फैक्टर भी आपने एक लिया और वेरिएबल फैक्टर भी आपने क्या लिया, एक लिया। सिंपल बात है, तब आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो तो आप 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब आपने एक जमीन पे एक लेबर लगाया तो आउटपुट कितना आ रहा है, 100 का आउटपुट आ रहा है। वहीं पे आपने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल 2 लेबर जमीन ले ली और 2 लेबर लगा दिए, तब आउटपुट कितना आ रहा है। अगर आउटपुट आपका भी बढ़ गया, यानी कि जैसे आपने डबल कर दिया अपना लेबर और कैपिटल दोनों को ही, तो इस वजह से अगर आपका आउटपुट भी डबल हो गया तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट रिटर्न। यानी अगर आप इनपुट्स को डबल कर रहे हो और आपका आउटपुट भी डबल हो रहा है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। आगे चलते हैं भाई, अगला पॉइंट आता है इफ आउटपुट इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेट देन इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है अपने उसके प्रोपोर्शन से ज्यादा ही, तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपको पता है फिक्स्ड फैक्टर प्लस में वेरिएबल फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, अगर आपका आउटपुट एक था और आप 100 का आउटपुट बना रहे थे, मतलब इनपुट आपका एक था और आप 100 आउटपुट बना रहे थे, और आपने अब क्या किया, आपने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करी, आपने बनाने लग गए, मतलब कि आपने एक जमीन और एक्स्ट्रा ले ली, एक लेबर और एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी आपने इनपुट को कर दिया, डबल कर दिया, और इसके बाद आपका क्या हो गया, जो आउटपुट है वो 300 हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया। सिंपल बात है, यानी आपने जो इनपुट से, यानी कि आपने कैपिटल और लेबर जो थे वो खाली डबल ही किए हैं, लेकिन आपका आउटपुट क्या हो गया, वो 3 गुना हो गया, यानी कि आउटपुट आपका ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। आसान है। हाँ जी, अगला क्या कहते हैं, इफ आउटपुट इंक्रीजेस देन द प्रोपोर्शनेट हाँ जी देन डिक्रीजिंग रिटर्न। यानी कि जो आपका इनपुट्स है वो ज्यादा बढ़ रहा है और आपका जो आउटपुट है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। फॉर एग्जांपल के लिए फिक्स्ड फैक्टर प्लस में वेरिएबल फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट होता है। हाँ जी, अगर आपने एक एक यूज कर रहे हो तो आपका आउटपुट होगा 100, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या हो गया, आपने डबल तो कर दिया इनपुट को, लेकिन जो आउटपुट आपका वो डबल नहीं हुआ, वो केवल 150 ही हुआ। आसान है। हाँ जी, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न। आसान है। दोबारा सुनिए, अगर आप इनपुट को डबल कर रहे हो और आउटपुट भी डबल हो है तो कांस्टेंट रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न। आसान है भाई। हाँ जी, आप इनपुट को डबल कर रहे हो लेकिन आउटपुट क्या बोलते हैं आपका डबल नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। और अगर आप इनपुट को डबल कर रहे हो और आउटपुट आपका क्या हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। आसान है भाई। अच्छा, एक छोटी सी बात और याद रखना, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। नेगेटिव रिटर्न क्यों नहीं होता, सोचिए, मैं आपकी जमीन, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक का आउटपुट लगा रहा हूँ, मतलब एक जमीन लगाई, एक लेबर लगाया और आउटपुट कमाया 100 का। ठीक है, अब मैं नई जमीन ले रहा हूँ, नया क्या लेबर लगा रहा हूँ, क्या इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो मेरा प्रोडक्शन है वो और ज्यादा कम हो जाए, यानी कि मैं उस लेवल पे भी प्रोडक्शन ना कर पाऊँ जो पहले कर रहा था मैं। सिंपल बात है ना भाई। तो यहाँ पे कभी भी हम भी जब बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो कभी इसलिए नहीं करते कि हमारा प्रोडक्शन और कम हो जाए, हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं ताकि बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ करे। इसलिए डिक्रीजिंग रिटर्न हो सकता है, इंक्रीजिंग रिटर्न हो सकता है और कांस्टेंट रिटर्न हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं हो सकता। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, अगर आप इस टॉपिक को डायग्राम से सीखना चाहते हो तो डायग्राम से समझिए। फॉर एग्जांपल कि देखिए डायग्राम के हिसाब से ये रहा, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं कैपिटल, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं लेबर। अब सोचिए क्या हो गया, यहाँ पे पहले दिखा रहा हूँ मैं डिक्रीजिंग रिटर्न का डायग्राम क्या बनेगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपका आइसोटॉप्स या सॉरी आइसो क्वांट, ये आपको आइसो क्वांट दे रखा है, ये भी आपको आइसो क्वांट दे रखा है। सिंपल बात है। हाँ जी, और ये आपका प्रोडक्शन लगा देते हैं इधर, प्रोडक्शन की आउटपुट। ठीक है भाई, अब समझते हैं ध्यान से। फॉर एग्जांपल इधर आपने लगाया एक लेबर, एक मतलब एक कैपिटल और एक लेबर। आसान है। हाँ जी, और इस जगह पे लगाई आपने एक लेबर एक कैपिटल, यानी कि ये 2 पे हो गया, ये भी 2 पे हो गया। चल बढ़ते भाई।
तो अगर डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये भी 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर आपने लेबर भी बढ़ा दी और कैपिटल भी बढ़ा दी, दोनों को आपने डबल कर दिया, सिंपल बात है। इसके बावजूद जो आपका आउटपुट है, ये जो आउटपुट जो शो कर रहा है, आइसो क्वांट आउटपुट शो कर रहा है, तो ये कितना हो गया 100 से हो गया 150, तो इसको बोलेंगे भाई डिक्रीजिंग रिटर्न। सिंपल बात है। हाँ जी, इसी की जगह अगर ये 100 से बढ़ के हो जाता कितना, ये जो डायग्राम है इसी में आ जाता, अगर ये 200, तो इसको बोलते हैं कि आउटपुट मतलब इनपुट हमने डबल किया तो आउटपुट भी हमारा डबल हो गया, तो इसको बोलते हैं भाई कांस्टेंट रिटर्न। आसान है। हाँ जी, अगर ये 200 की जगह हो जाता 250 कि हमने इनपुट को डबल किया तो और ये डबल से भी ज्यादा हो गया हमारा आउटपुट, तो इसको बोलते हैं भाई इंक्रीजिंग रिटर्न। सिंपल बात है, तीनों का डायग्राम सेम है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है, यहाँ पे आउटपुट का फर्क है। यानी कि जो ये है आइसो क्वांट, इसका फर्क है कि 100 से 200 हो रहा है, 300 हो रहा है, इसके हिसाब से। अगर इनपुट के हिसाब से ये भी बढ़ रहा है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है तो कांस्टेंट। अगर इनपुट से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है आउटपुट आपका, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, और इनपुट से ज्यादा कम गति से बढ़ रहा है आपका आउटपुट, तो इसको बोलेंगे मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न। आसान है। नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए, टेबल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं लेबर भी बढ़ाते जा रहा हूँ और मैं कैपिटल भी बढ़ाते जा रहा हूँ, सिंपल बात है, दोनों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके हिसाब से आउटपुट देखिए, पहले हमारा 100 था, फिर 250 हो गया, फिर 450, फिर 750, 950, 1150, इस तरीके से आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर एपी निकालें, एवरेज प्रोडक्ट, जो कि आपको बता चुका हूं मैं, वो कैसे निकलता है, टीपी बटे में एल। तो मैंने निकाला 100 बटे में 1 कितना हो गया 100, 150 मतलब 250 बटे में 2 यानी 125, 450 बटे में 3 यानी कि 150। इस तरीके से हमारा एपी आ गया। अब यहाँ पे देखिए भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एपी हमने निकाल लिया, आसान था इतना। हाँ जी, अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ये आउटपुट बढ़ रहा है, क्या इसकी वजह से एपी क्या हो रहा है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल जो एवरेज चलता है, ठीक है। मैंने एक लेबर लगाया था तो 100 का आउटपुट, लेकिन जब दूसरा लेबर लगाया तो मैंने क्या हो गया 125 का आउटपुट, यानी मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। आसान है भाई। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो फिर आउटपुट तो मेरा बढ़ा है अभी भी, लेकिन जो रिटर्न है वो क्या हो रहा है, रिटर्न कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। हाँ जी, और यहाँ पे मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, घट रहा है। हमारा इनपुट बढ़ा रहा हूँ मगर आउटपुट क्या हो रहा है, घट रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। आसान है भाई। हाँ जी, तो ये शो करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहता है जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते हो तो आउटपुट अगर आपका डबल हो रहा है तो आपका जो वो होगा रेट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपका रिटर्न जो है आउटपुट का वो क्या है, डबल से कम है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर आपका डबल से ज्यादा हो रहा है तो फिर उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग। आसान है, यानी प्रोपोर्शन होता है इनपुट का और आउटपुट का। सिंपल बात है, आसान था। हाँ भाई, तो यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक, आगे चलते हैं अगले टॉपिक में। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स को ऐसी कैसी जगह पे यूज किया जाए कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, जिसको हम प्रोड्यूसर क्लेम भी कह सकते हैं। सिंपल बात है। हाँ जी, तो चालू करते हैं भाई। ये होता है आपका आइसोटॉप। पूरा आइसोटॉप्स के बारे में आपने पढ़ लिया। आइसोटॉप्स क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था नहीं था, उसकी तरह, किसकी तरह, आईसी कर्व की तरह, बिल्कुल आईसी कर्व की तरह होता है आइसोटॉप्स। सिंपल बात है। हाँ जी, ये आने वाले किसी टाइम पे आप पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं आइसो कोस्ट। क्या बोलते हैं, आइसो कोस्ट, यानी कि ये आपकी कोस्ट होती है और ये होता है आपका आउटपुट, यानी कि आइसोटॉप्स। आसान है भाई। और आपने जैसे पढ़ा नहीं था आईसी कर्व और बजट लाइन, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बजट लाइन और आईसी कर्व की तरह। आईसी कर्व में गुड एक्स गुड वाई दिखा देते, यहाँ पे क्या देखा, कैपिटल और लेबर। हाँ जी, ऐसे ही आपने बजट लाइन में पढ़ा था, बजट लाइन में यहाँ पे प्राइस दिखा देते पी एक्स और पी वाई। इस बार यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस और कैपिटल, जैसे उसकी तरह है ना, बिल्कुल उसी की तरह, क्योंकि वहां पे गुड एक्स दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा देते, पी एक्स दिखा देते थे। इसी वजह से यहाँ पे लेबर है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, प्राइस ऑफ क्या बोलते हैं, लेबर लिखे होंगे। आसान है। हाँ जी, तो ये आइसोटॉप है जैसे कि बजट से, मतलब कि बजट लाइन की तरह, और ये आइसो क्वांट है, आइसो क्वांट जैसे कि आईसी कर्व की तरह। आसान है भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं। सबसे बात आती है मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी प्रोड्यूसर हो तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहीं पर प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। आसान है। तो सबसे पहले चाहता है प्रोड्यूसर कि अपने प्रॉफिट को क्या किया जाए, मैक्सिमम किया जाए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे किया जाएगा सर, प्रॉफिट पहले निकाला जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा, जहां पे भी टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हो आप, क्या माइनस करते हो, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। और प्रोड्यूसर चाहता है कि वही प्रॉफिट आपको क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। प्रोड्यूसर क्या, देखो रिवेन्यू क्या होता है, टोटल, देखो रिवेन्यू मतलब जितना भी पैसा आपने कमाया वो रिवेन्यू, जिसको कौन शो करता है, उसको शो करता है भाई, हाँ जी, टोटल आइसो क्वांट। हाँ जी, उसके बाद आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, जितने पैसा आपने खर्चा किया उसको कौन शो करता है, उसको शो करता है आइसो कॉस्ट। सिंपल बात है। तो दोनों को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आता है। क्या आता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट ही क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तभी प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा।
आसान है। तो जैसे ही आपने आईसी कर्व और बजट लाइन, मतलब आईसी कर्व और बजट लाइन में पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम, वैसे उसी तरीके से दोबारा चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, आपको पता है जितना ज्यादा आइसो, मतलब जो आइसो क्वांट होता है जितना ऊपर होता है उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए ध्यान से आइसो क्वांट, इन तीन, ये तीन है, आइसो क्वांट 1, आइसो क्वांट 2, आइसो क्वांट 3। तो प्रोड्यूसर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हाँ जी, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या उसकी कॉस्ट जो है, जिसे आइसो कॉस्ट बोलते हैं, क्या वो बराबर, मतलब कि इक्वल है, वहां तक पहुंच सकती है, वो नहीं पहुंच सकती, इसलिए प्रोड्यूसर कभी भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अब इन दोनों में से रहेंगे, इन दोनों में से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, तो सबसे ज्यादा आउटपुट कहां पे हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे मिल रहा है, आइसो 2 पे, यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने के चांसेस अगले किस पे आते हैं, आइसो 2 पे आते हैं। क्या वहां तक हमारी कॉस्ट पहुंच पा रही है, हाँ जी, ये वाली लाइन किसकी है, कॉस्ट की, और ये यहां तक पहुंच भी रही है, तो इसलिए ये पॉइंट बन गया आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स का पॉइंट, यानी कि जहां पे हम अपना प्रॉफिट क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, जहां पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आसान है, हाँ जी, इसकी एक कंडीशन है, केवल एक ही कंडीशन है, क्या, जो आइसो कोस्ट का कौन वो है, स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट वो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ आइसो क्वांट के। जैसे कि आपने पढ़ा था आईसी कर्व और बजट लाइन के, उसमें बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो आईसी कोस्ट का स्लोप क्या होता है, स्लोप मैंने आपको निकालना सिखा रखा है भाई, स्लोप क्या निकलता है, ये वाला बटे में ये वाला, सिंपल बात है। हाँ जी, तो आइसो कोस्ट का स्लोप क्या हुआ, ये वाला बटे में ये वाला, यानी कि पीएल अपॉन में पी के, और ये बराबर होना चाहिए किसके, स्लोप ऑफ आइसो क्वांट के। स्लोप ऑफ आइसो क्वांट क्या हुआ, ये बटे में ये, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, यानी आप लिखोगे डेल्टा के, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेबर, यानी कि आप क्या लिखोगे, डेल्टा है। आसान है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक खत्म होता है, और यहाँ पे खत्म होता है आपका प्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर। आसान था भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो गया प्रोडक्शन वाला। आगे चालू करेंगे, कल ही आपकी वीडियो आने वाली है कोस्ट की, तो भाई जल्दी से तैयारी कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हो तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है, चाहे आपके हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, नोट्स बनके तैयार हो चुके हैं पूरे तरीके से, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो नोट्स, सिंपल बात है। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, टाटा बाय बाय।